2 अक्टूबर को और 3 अक्टूबर को 24 घंटे के अंदर 3 महत्वपूर्ण स्टेटमेंट्स रिलीज होती हैं भारत की तरफ से, और अब उस पर एलेबरेट रिपोर्ट आ रही हैं। स्टेटमेंट थी हमारे डिफेंस मिनिस्टर की। उनका कहना है कि पाकिस्तान जो करना चाह रहा है वेस्टर्न फ्रंट पर ना करे, नहीं तो उसकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी बदल देंगे। ऐसा स्टेटमेंट था, और कुछ ऐसे ही वर्ड्स का इस्तेमाल हमारे आर्मी चीफ ने किया, उपेंद्र द्विवेदी जी ने भी कहा कि अगेन सेम, वेस्टर्न नेबर मस्ट स्टॉप स्टेट्स स्पॉन्सर टेररिज्म, अदरवाइज हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी बदल देंगे। और उसी के बीच, मतलब इन्हीं 24 घंटों में, हमारे जो एयर चीफ मार्शल हैं उनका भी स्टेटमेंट आता है कि सोल्जर्स बी प्रिपेयर्ड। तो क्या होने वाला है? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दीज स्टेटमेंट्स? स्टेटमेंट देखिए जरा क्या है। 1965 में इंडियन फोर्सेस लाहौर में थी, और इस बार सरक्रीक पर जो पाकिस्तान कर रहा है इस समय पर, तो शायद फिर कराची का रास्ता ओपन करना पड़े। अब ऐसी बातें हो क्यों रही हैं? इसके पीछे कुछ ना कुछ क्रेडिबल इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स तो होंगी, क्योंकि आर्मी चीफ के वर्डिंग्स अनयूजुअल हैं। मतलब अगर कोई पॉलिटिशियन ऐसे शब्द का इस्तेमाल करे वो होता है, जो आर्मी चीफ हैं अगर वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान हिस्ट्री ज्योग्राफी बदल देंगे, पाकिस्तान का एग्जिस्टेंस खतरे में है, मतलब दैट्स अ बिग थिंग। तो ऐसा क्या हो रहा है, जरा जानते हैं सरक्रीक में ऐसा क्या हो रहा है। तो कुछ ओपन इंटेलिजेंस सोर्सेज जो हैं वो अभी मीडिया में जो फैला रहे हैं, उनका कहना है, और इसमें कोट किया गया है कुछ सोर्सेज से, पाकिस्तान का जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो सरक्रीक है वो है क्या, बेसिकली 96 किलोमीटर का एक मार्शी एरिया है, राइट। और इसमें जो आसपास के बोट वाले हैं उन्होंने बताया कि करीब 150 स्क्वायर किलोमीटर ऐसा एरिया इस सरक्रीक वाले एरिया में, जो कि पाकिस्तान की आर्मी ने अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर और अपनी पोजीशन मतलब स्ट्रेंथन उस एरिया में कर ली है। जहां पर वो बोट पहले जाती थी फिशिंग के लिए, अब उनको अलाउ नहीं किया जा रहा है। उस एरिया में केवल वही जा रहे हैं जिसको पाकिस्तानी आर्मी अलाउ कर रही है। तो अब उन बोट वालों ने कहा कि कुछ तो हो रहा है। अब ये इंटेलिजेंस फिर आगे बढ़ी। अब ये बात कोई नई नहीं है, एक्चुअली डिस्प्यूट 78 साल पुराना है, 78 ईयर्स ओल्ड है। हम पूरे डिस्प्यूट को समझेंगे, अभी पूरी हिस्ट्री समझेंगे, ज्योग्राफी समझेंगे, लोकेशंस पे क्या हो रहा है सब समझेंगे। बट द पॉइंट इज कि पिछले 1 साल में यहां पर जो डेवलपमेंट्स पाकिस्तान ने किए हैं वो बढ़ाए हैं, और वो कैसे इतनी हिम्मत कर पा रहा है, इसके पीछे भी कुछ ना कुछ जियोपॉलिटिकल कैलकुलेशन है। देखिए ये है सरक्रीक, इधर आप देख रहे हैं रन ऑफ कच्छ जो गुजरात का भाग है, इस तरफ सिंध पार्ट है जो पाकिस्तान के अंडर आता है। हिस्ट्री में चलते हैं, 1914 वहां से सोर्स मिलता है इस डिस्प्यूट का। 1914 में जो कच्छ के राजा थे, क्योंकि प्रिंसली स्टेट होती थी, और वैसे ये पूरा जो एरिया यहां तक जो था वो बॉम्बे डिवीजन मतलब बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंडर आता था, और सिंध जो है उसका एक डिवीजन था। तो डिवीजन के ऊपर एक कमिश्नर होता था। तो जो सिंध और यहां पर जो कच्छ था उनके बीच में इस वाले रीजन को लेकर डिस्प्यूट था कि भाई इसको सॉर्ट किया जाए। सॉर्ट हुआ, 1914 में एक समझौता हुआ। उस समझौते के हिसाब से जो पैरा 9 है, अभी मैं वो पैराग्राफ भी दिखा दूंगा, पैराग्राफ 9 कहता है कि जो ईस्टर्न वाला जो फ्लैंक है सरक्रीक का, वो डिफाइन करता है बॉर्डर बिटवीन सिंध एंड कच्छ, जो पहले कच्छ था। अब तो वो कच्छ गुजरात का पार्ट है, पहले एक प्रिंसली स्टेट थी। तो पॉइंट ये है कि 1914 में ऐसा कहा गया, तो जिसके बेसिस पे इस लाइन के इस साइड जितना भी ये मार्शी लैंड है, यानी कि जब हाई टाइड होता है तो यहां पर पानी का स्तर बढ़ता है, तो यहां पर बोट्स भी जाती हैं। तो इनका कहना है कि देखो 1914 का वो जो रेजोल्यूशन था, मतलब जो एग्रीमेंट था, उसके बेसिस पे चलें तो 1947 में इंडिया और पाकिस्तान जब दो देश अलग हुए, अलग बने, तो पाकिस्तान के पास सिंध गया, तो इस हिसाब से सिंध का कच्छ के साथ जो रेजोल्यूशन था वो तो एज इट इज लगेगा ना, तो इस हिसाब से हमारा बनना चाहिए। इंडिया का कहना है जनाब 1925 का भी तो मैप देख लो। सर्वे ऑफ इंडिया का 1925 का मैप कहता है कि इन दोनों एरिया के बीच में एक मिडिल लाइन है, मतलब सिंध का ही पूरा पार्ट नहीं हो जाएगा। ये जो आप रेड वाली लाइन देख रहे हैं ना, ये मिडिल चैनल है, बीच में से लाइन आई है, जिससे आधा जो हिस्सा है वो इंडिया की तरफ और आधा इधर पाकिस्तान की तरफ। तो 1925 में आधा सिंध की तरफ आधा कच्छ की तरफ, ये 1925 का मैप बताता है। पाकिस्तान कहता है हम तो नहीं मानते इसको। हमने कहा भाई क्यों नहीं मानते? इंडिया ने कहा भाई इंटरनेशनल लॉ है, जब भी कोई मैरिटाइम डिस्प्यूट हो, जो समुद्र के आसपास ये दो देशों के बीच में अगर कोई पानी वाला रास्ता उसको लेकर डिस्प्यूट हो, तो एक इंटरनेशनल डॉक्ट्रिन है थलवेग डॉक्ट्रिन,
थलवेग डॉक्ट्रिन कहती है कि उसको ना बीच में से डिवाइड कर लो और इसी तरीके से वो फेयर शेयर माना जाएगा। पाकिस्तान का कहना है हम इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि ना 1925 का जो मैप था ना वो लॉजिकली इनकरेक्ट था। मैंने कभी किस लॉजिक से इनकरेक्ट था? इनका कहना है क्योंकि ये जो है ना ये मार्शी लैंड है, ये टाइडल एस्चुरी है, तो यहां पर पानी का स्तर बढ़ता है हाई टाइड की वजह से, वैसे ये नेविगेबल वाटर नहीं है। थलवेग डॉक्ट्रिन का इस्तेमाल केवल नेविगेबल वाटर्स में होता है। नेविगेबल वाटर का सिंपल सा मतलब ये है कि जहां से बोट्स आ जा सकती हैं, फिशिंग हो सकती है ना, बोट्स आ जा सकती हैं, उसको हम नेविगेशन के लिए जो इस्तेमाल हो सकता है। तो ये उन्होंने कहा। फिर इंडिया ने कहा अच्छा चलो तुम्हारे लॉजिक से ही तुम्हें हराते हैं। हमने कहा 1914 का जो एग्रीमेंट है ना उसका जरा अब पैरा 10 पढ़ो। उसके पैराग्राफ 10 के लास्ट में लिखा है कि जो ये सरक्रीक एरिया है ये मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द ईयर ये नेविगेबल होता है। तो अगर तुम 1914 वाला एग्रीमेंट ही मान रहे हो तो चलो उसमें बाउंड्री तो तुम्हारे फेवर में है, लेकिन ये तो कहा गया है ना कि मोस्ट ऑफ द ईयर नेविगेबल होता है। और अगर मोस्ट ऑफ द ईयर नेविगेबल होता है तो फिर तो भाई जो थलवेग डॉक्ट्रिन वाला प्रिंसिपल है 1925 वाले मैप का और जो अभी हमारा स्टैंड है वो भी लेजिटिमेट स्टैंड है। तो अब ये इनके बीच में हमारे बीच में डिस्प्यूट है, राइट। तो डिफाइन करते हैं जरा सर क्रीक को। ये दिख रहा है आपको 96 किलोमीटर का ये पूरा एक स्ट्रेच है, राइट। इसको लेकर डिस्प्यूट है। अब आप कहेंगे कि सर ये तो मार्शी एरिया है, तो इसमें ऐसा क्या है, इसको लेकर क्यों डिस्प्यूट है? जरा इसके भी थोड़ा और बैकग्राउंड में चलते हैं। एक्चुअली जब इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर की बात करते हैं तो जो जम्मू वाला रीजन है तो हम बॉर्डर बताते हैं कि भाई सांबा जो सेक्टर है वहां से लेकर हमने पिलर लगा रखा है रन ऑफ कच्छ वाले एरिया पर 1175 की, ठीक है भाई, वहां तक का जो एरिया है ये डिमार्केशन मतलब वो जो लाइन है वो डिमार्केट करती है इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर। तो ठीक है, बॉर्डर की क्लैरिटी हमें जम्मू वाला रीजन, पंजाब वाला रीजन, राजस्थान वाला रीजन और गुजरात वाला रीजन, अपर वाला रीजन, वहां तक तो थी। रन ऑफ कच्छ पर ये जो लोकेशन थी ये अनडिमार्केटेड थी, ये अनडिमार्केटेड रह गई और ये भी एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिसको आज आप सरक्रीक कह रहे हैं। एक टाइम पर उसको बान गंगा कहा जाता था। सरक्रीक एक ब्रिटिश ऑफिशियल थे, इस जगह पर पोस्टेड थे, तो उनके नाम पर फिर ये सरक्रीक पड़ गया। लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूं कि सांबा सेक्टर से लेकर ये पिलर 1175 तक तो ठीक है हमने डिमार्केट कर दिया, लेकिन पिलर नंबर 1175 से नीचे का जो रन ऑफ कच्छ का एरिया है वो वहां पर ये पूरा का पूरा डिस्प्यूट रहा, अनडिमार्केटेड, कि भाई ये किसके पास जाएगा। ये 14 और जो आपको मैंने बताया। अब जरा इसके थ्रू समझ लीजिए। पाकिस्तान कहता हम तो 1914 के एग्रीमेंट को मानेंगे, हमने बता दिया लॉजिक 1925 वाला भी, थलवेग डॉक्ट्रिन वाला भी, राइट। अब देखिए 1965 में जैसे मैं ये बात बोल रहा हूं तो आपके दिमाग में आ रहा होगा अरे 1965 में तो इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ था, है ना। वो अगस्त में हुआ, ऑपरेशन जिब्राल्टार जो इन्होंने किया था। लेकिन उससे 4 महीने पहले आई है, यहां पर इन्होंने एक ऑपरेशन डेजर्ट हॉक किया था ये रन ऑफ कच्छ वाले एरिया में, जिससे ये इंडिया की टेरिटरी के अंदर आ गए थे। 5 मील तक इंडिया का एरिया कैप्चर कर लिया था। खैर इंडियन फोर्सेस ने पुशबैक करा, वहां पर कॉन्फ्लिक्ट हुआ और उस कॉन्फ्लिक्ट के बाद मीडिएशन करने आ गए ब्रिटेन कि नहीं 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 लड़ाई नहीं करनी चाहिए। ऑपरेशन डेजर्ट हॉक इन्होंने कर दिया, लेकिन चलो सोल्यूशन करते हैं। अब उस सोल्यूशन के लिए 30 जून 1965, मैं 30 जून 1965 की बात कर रहा हूं क्योंकि अभी जो जिब्राल्टार ऑपरेशन हुआ था वो कश्मीर में हुआ था। वो कश्मीर में जो ऑपरेशन था उसकी वजह से फिर वो फुल फ्लेज वॉर हुआ था। अभी उस वॉर से पहले की बात है, वो काम अगस्त में होना था। लेकिन 30 जून 1965 को फाइनली एक मीडिएशन हुआ। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने उसमें मीडिएशन करा और कहा कि भाई जो आपका जो वेस्टर्न वाला एरिया है यानी कि रन ऑफ कच्छ और पाकिस्तान का सिंध वाला एरिया है, इसको रिजॉल्व करने के लिए एक इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल बना देते हैं। अब ब्रिटेन का भी प्रेशर था, तो इस इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से कि चलो रिजॉल्व करना है, अनडिमार्केटेड रह गया, चलो भाई हमने साइन कर दिया कि ठीक है जो ट्राइब्यूनल का फैसला आएगा वो मान्य होगा। 1965 के बाद 1968 में जाकर वो ट्राइब्यूनल का डिसीजन आ गया। उस डिसीजन में क्या आया कि जो रन ऑफ कच्छ का 90% एरिया है वो तो इंडिया के फेवर में आया, लेकिन 10% एरिया इस ट्राइब्यूनल ने पाकिस्तान के फेवर में दे दिया, जिसकी वजह से लगभग 350 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो इंडिया को सीड करना पड़ा टू पाकिस्तान अंडर दिस इंटरनेशनल प्रेशर। इसके बारे में इतनी बात नहीं होती, लेकिन देखिए ये इसको कहते हैं लिबरल अप्रोच टू इंटरनेशनल रिलेशंस, कि आप अंतर्राष्ट्रीय ट्राइब्यूनल्स में, अंतर्राष्ट्रीय इंस्टीट्यूशंस में विश्वास करिए, इससे पीस होगा, स्टेबिलिटी आएगी। क्या पीस और स्टेबिलिटी आई है जब अभी तक
इसको एक स्ट्रेटेजिक नर्व की तरह पाकिस्तान यूज किया जा रहा है। जबकि इस पर दूसरी अप्रोच जो है, रियलिस्ट अप्रोच, वो कहती है कि इनके पास जाने की जरूरत क्या है। अगर पाकिस्तान ने स्टार्ट किया था ऑपरेशन डेजर्ट हॉक, तो खत्म हमें करना चाहिए था। और ब्रिटेन लाख कह रहा है कि अरे मीडिएशन कराएंगे, इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल फिर फाइनलाइज कर देगी। फाइनलाइज अब तक हुआ क्या है? जो फाइनलाइज है उसको उसका भी वायलेशन पाकिस्तान करता ही रहता है। तो यहां पर आई थिंक रियलिस्ट अप्रोच टू डील विद पाकिस्तान सीम्स टू बी बेटर। यहां पर एक फेलियर दिख रहा है हमारी अप्रोच का। खैर, ये कंपोजिट डायलॉग प्रोसेस चलता रहा बीच में, मतलब 2007 में भी 2012 में भी, कि चलो सरक्रीक वाले इशू को तो रिजॉल्व कर ही लेते हैं, क्योंकि कई फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट्स ने कहा कि लेट्स यूज दिस पीस मील अप्रोच इन इंटरनेशनल रिलेशंस विद रिस्पेक्ट टू इंडिया पाकिस्तान। अब है क्या पीस मील अप्रोच? ये कहती है कि लेट्स हैव पीस इन पीसेस ना। क्यों जम्मू एंड कश्मीर के इशू को ही प्राइमरी इंडिया पाकिस्तान का इशू मानकर हम संबंधों को देखें? ऐसा करते हैं, सरक्रीक को पहले रिजॉल्व कर लेते हैं। तो कई स्कॉलर्स ने कहा कि सरक्रीक जो है वो लो हैंगिंग फ्रूट है, ये रिजॉल्व हो जाएगा। तो इसी वजह से हमने प्रयास भी किए, लेकिन ये प्रयास भी फेल रहे। मतलब यहां पर कोई रेजोल्यूशन सरक्रीक को लेकर हुआ नहीं, राइट। फिर अब ये मैंने बताया था ना कि 1 साल पहले 2024 में ही ये मिलिट्री बिल्डअप कर रहे थे इस एरिया में पाकिस्तान। जैसे इन्होंने बटालियंस नहीं बना दी हैं उस एरिया में, अभी दिखाऊंगा आपको कुछ लोकेशंस और इस एरिया की ज्योग्राफी। फिर अभी 2025 में हमारे डिफेंस मिनिस्टर का बयान आया है कि अब उन्होंने डायरेक्टली नहीं कहा, लेकिन कहा कि आपकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी बदल देंगे। और पहले 1965 में हमें लाहौर में एंट्री मिली थी, अब सरक्रीक से सीधी एंट्री है कराची की, तो अभी कराची में एंट्री करनी पड़ेगी, राइट। ऐसे बयानबाजी आई है। तो मुझे लग रहा है कि अब आपको एक क्रोनोलॉजी से ये तो समझ में आ गया होगा कि यार मुद्दा क्या है, राइट। अब जरा इसके आगे की स्टोरी बताता हूं। जो सरक्रीक 1965, ये वाला कहानी तो मैंने आपको बता दी। अब सरक्रीक इतना मैटर क्यों करता है? इट्स नॉट जस्ट अबाउट मार्शी लैंड। बात यह है, इसके साथ जुड़ा हुआ है हाइड्रोकार्बन का रिसोर्स। आप कहेंगे ऐसा कैसे? एग्जाम्पल देता हूं, मैप के थ्रू दिखाता हूं। ये देखिए मैप। एक इंटरनेशनल लॉ है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, उसको हम कहते हैं यूएन क्लॉज, ठीक है। वो कानून कहता है कि भाई आपकी कोस्ट से 200 नॉटिकल माइल तक का एरिया, 200 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया है, वो आपके देश का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन माना जाएगा। यानी कि इस बीच अगर कोई ऑयल गैस रिजर्व्स मिले, फिशिंग, अदर मैरीन रिसोर्सेज, वो सब आपके होंगे इंडिया, ठीक है। लेकिन ये देखिए, ये वाली वो वाली लाइन है जो इन्होंने ट्राइब्यूनल ने डिक्लेयर की थी 1968 में, और ये हो गया पाकिस्तान। अब पाकिस्तान को भी ऐसे ही फायदा मिलता है 200 नॉटिकल माइल का। लेकिन अगर सरक्रीक की लाइन को आप देखो तो पाकिस्तान कह रहा है, ये है देखिए सरक्रीक यहां पर, अगर पाकिस्तान की लाइन को मान लिया जाए इस साइड से, तो बात केवल इस वाले पॉइंट के डिवीजन की नहीं है, बात ये फिर ये लाइन जो है वो अरेबियन सी में भी आगे तक एक्सटेंड होगी, राइट। और इस मैप में आपको ये छोटा एरिया दिख रहा है, बट इट्स क्वाइट ह्यूज। और अगर इंडिया की लाइन को माना जाए जो कि मिडिल है, मतलब हम ये नहीं कह रहे कि पूरा का पूरा सरक्रीक हमारा, हम कह रहे हैं कि भाई बीच का जो एरिया है वहां से लाइन बटनी चाहिए, दोनों तरफ फिर एरिया बढ़ जाएगा। लेकिन ये वाला जो अगर इंडिया का माना जाए तो भाई फिर ये वाला एरिया जो है वो इंडिया के फेवर में आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि इस वाले एरिया को इंडिया को दिया जाए, क्योंकि इसमें है हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स। और अभी इसको इस तरीके से भी देखिए, जो ये माकरान रीजन है, तो यहां पर ऑलरेडी टर्की के साथ पाकिस्तान ने एनर्जी एक्सप्लोरेशन का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। तो उसको पता है कि इस वाले रीजन में ऑयल एंड गैस है, तो इस वाले रीजन में भी ऑयल गैस की पॉसिबिलिटी है, ठीक। अगर वो इस एरिया पर अपनी मिलिट्री को कंट्रोल कर ले, तो एक तो इस रीजन के पूरे एक्सप्लोरेशन को वो सेफ एंड सिक्योर कर लेगा, दूसरा इसमें एडिशनल ऑयल एंड गैस रिजर्व्स उसको मिल सकते हैं। तो भाई इंडिया बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ के इन रिजर्व्स को क्यों छोड़ेगा, है कि नहीं। तो यानी कि ये डिस्प्यूट केवल उस मार्शी जो स्ट्रिप है 96 किलोमीटर की उसका नहीं है, वो इसके बियॉन्ड जो है ये इतने बड़े रिजर्व्स उसका भी है, राइट। अभी पाकिस्तान क्या कर रहा है, अभी मैंने आपको बताया, जो इन्फॉर्मेशन आई है, करीब 150 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। अब कई लोग न्यूज़ में कह रहे हैं अच्छा 150 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है सरक्रीक का, यानी कि पाकिस्तान ने कब्जा लिया है। अरे आप ये देखिए ना, हम तो पहली धलवेक प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं ना, तो हम तो मान के चल रहे हैं कि अदर हाफ जो है वो पाकिस्तान का है, तो वहां पर पाकिस्तान ने अपने आप को स्ट्रांग किया है, ऐसी खबरें आ रही हैं, राइट। और बाकी इससे आगे जो क्रेडिबल इंटेलिजेंस आएगी किसी भी सोर्स से, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसमें आपको प्रोवाइड करूंगा। नाउ इसके बाद
स्पेसिफिक मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात करते हैं। देखिए 34th इन्होंने ना टोटल 6 बटालियंस कर दिए यहाँ पर, पहले 4 बटालियंस होती थी। जैसे 34th बटालियन इन्होंने डिप्लॉय किया, एक लोकेशन पड़ती है जाति, और 35th बटालियन इन्होंने अभी 2025 में ही ये केती बंदर करके एक लोकेशन पड़ती है, अभी मैप में भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर है देखिए केती बंदर, राइट। तो यहाँ पर तो इन्होंने अपनी बटालियंस को स्ट्रॉन्ग कर दिया है। दूसरा नेवल प्रेजेंस को इन्होंने बढ़ाया है। जैसे यहाँ केती बंदर है, इसके नीचे एक लोकेशन पड़ती है ये बांधादोरा, और ये है हरामी नाला, ये एक छोटा सा एक लोकेशन है। तो यहाँ पर ये अपनी नेवल स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है, यानी कि डिफेंस बोट्स, मैरीन असॉल्ट क्राफ्ट्स, नेवल शिप्स, पेट्रोलिंग लगातार यहाँ पर चल रही है। तो एक तरीके से पाकिस्तान की नेवल पार्ट जो है वो वीक माना जाता था, लेकिन अगर यहाँ पर वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है तो यानी कि फ्यूचर का जो कॉन्फ्लिक्ट होगा उसमें वो अपने आप को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा है पहले से ही। प्लस भोलारी फॉरवर्ड एयरबेस, ये देखिए यहाँ पर है भोलारी, और यहाँ पर इसने जो उसके J-17 है और J-10C है एयरक्राफ्ट, उसके स्क्वाड्रन को बढ़ा दिया है। कारण क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आप सबको पता है जो एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है इनका वो तो फेल हो गया था, तो अब ये इसको फॉरवर्ड बेस बना रहे हैं कि अगर सरक्रीक के आसपास अगर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है इंडिया पाकिस्तान का, तो जो भोलारी एयर बेस है वो एयर सपोर्ट देगा अगेंस्ट इंडियन फोर्सेस। अब ऐसे स्टेप्स को भाई अभी क्यों ले रहा है पाकिस्तान, पॉइंट ये है। तो एक तो ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर ना एक नया कॉन्फिडेंस आया है, वो है क्रिटिकल मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज की वजह से। जैसे चाइना, टर्की, सऊदी और यूएसए, इन 4 देशों को इसने कॉम्पिटिटर बना दी, मतलब कहा है कि आप कंपीट करो हमारे देश में से जो क्रिटिकल मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज हैं उसमें से कौन सी माइंस आपको चाहिए। तो इसको लग रहा है कि भाई अब अगर हमारे साथ अटैक पे इंडिया जाएगा, मतलब कॉन्फ्लिक्ट पे जाएगा, तो ये जो बाकी पार्टनर्स हैं ये भी प्रेशर क्रिएट करेंगे इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया के अगेंस्ट। तो एक तो ये वाला गेम है। देखिए सऊदी के साथ इन्होंने कर लिया है ये स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। कहने का मतलब है अगर पाकिस्तान पर इंडिया अटैक करता है तो वो सऊदी पर भी अटैक माना जाएगा। सऊदी उसको इकोनॉमिक सपोर्ट देगा, जो उसको वेपनरी खरीदनी है उसका सपोर्ट देगा, और बदले में सऊदी को मिलता है न्यूक्लियर कवर। कि भाई अगर इसके पीछे भी रीज़न हम यूएसए को मानते हैं, कारण क्योंकि यूएसए ने जो कतर में किया, ईरान में जो सरप्राइज दिया, और कतर में करने वाली बात तो ये थी कि यूएसए के ऐसे एक्शन की वजह से ये मैसेज चला गया मिडिल ईस्ट रीजन में कि भाई यूएसए कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ रिलायबल पार्टनर नाउ। तो और कतर वाइडर मिडिल ईस्ट से कह रहा था दैट वी शुड वॉइस आवर कंसर्न अगेंस्ट यूएसए ऑन दिस पॉइंट, कि भाई कैसे उन्होंने हमारे देश के अंदर आकर हमारे ही एक एम्बेसी वाले एरिया में जहां पर हमास के कुछ लोग रुके हुए थे और जो हमने नेगोशिएशन के लिए बुलाए थे क्योंकि वी वर मीडिएटर बिटवीन हमास एंड इजराइल, तो उन पर अटैक कर दिया जिसमें उनका खुद का एक ऑफिशियल भी मारा गया कतर का। तो उसके बाद से यूएस को लग रहा था कि हमें कुछ रिलायबल पार्टनर चाहिए, तो ऐसे में उनको रिलायबल पार्टनर मिला भी कौन, पाकिस्तान। कारण मेन बात है न्यूक्लियर बॉम्ब की। अब न्यूक्लियर बॉम्ब कुछ सऊदी बनाता तो इंटरनेशनल सैंक्शंस आते, अब आईईए के चेक्स आते, तो ऐसे में सीधा इनके साथ एसडीएमए साइन कर लिया, तो एक तरीके से रेंट कर लिया, एसएमडीए साइन करके रेंट कर लिया इनका न्यूक्लियर बॉम्ब कि अगर कभी जरूरत पड़ी तो देखो हमारे पीछे ये न्यूक्लियर बॉम्ब है, ये इनका फैक्टर है। बट इसकी वजह से पाकिस्तान में एक न्यू कॉन्फिडेंस आया, पाकिस्तान अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है कि वो इस रीजन का एक्चुअली सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, मिलिट्री सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। यूएस का एंगेजमेंट चल रहा है तब भी, मतलब ये टेंशन हुई लेकिन फिर भी यूएस का एंगेजमेंट है। क्यों? क्योंकि यूएस को चाहिए एनर्जी, मतलब ये जो एनर्जी वाला एरिया है वो सिक्योर चाहिए, और जैसे मैंने कहा ना कि ऑफशोर एनर्जी रिजर्व्स वो, और प्लस क्रिटिकल मिनरल एनर्जी। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, $500 मिलियन वर्थ का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ यूएस एंड पाकिस्तान के बीच में, और अभी मैं इसके पीछे की रिसर्च कर रहा था कि क्या ये केवल बातें हैं या कोई शिपमेंट अभी तक पाकिस्तान के पोर्ट से इस क्रिटिकल मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज की गई भी है यूएसए में। तो व्हाट आई फाउंड दैट एक शिपमेंट अभी गई है, लेकिन वो शिपमेंट जो है सैंपल्स की हो सकती है, जिसमें कि कॉपर भी है, गोल्ड भी है, और अदर कुछ रेयर अर्थ मिनरल्स भी हैं, जिसके सैंपल को पाकिस्तान ने कहा है हमारे यहाँ है, जिसके बेसिस पे वो चाहते हैं कि यूएस की कंपनीज अब और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करें। तो अगर यूएसए पाकिस्तान से ज़्यादा पैसा कमा सकता है इसके थ्रू, मिनरल रेयर अर्थ मिनरल्स के थ्रू, और यूएसए चाइना लेड जो ये ग्लोबल सप्लाई चेन है रेयर अर्थ मिनरल्स की, इसको ब्रेक करना चाहता है, तो आपको ये लगता है कि एक नया एंगल यहाँ पर यूएसए को मिल रहा है, जिससे कि पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। तो इससे भी एक कॉन्फिडेंस नया आया है। मैरीटाइम एक्सेस कंट्रोल वो करना चाहता है। ये था वो माकरान बेसिन जो मैं आपको बता रहा था। माकरान बेसिन, यहाँ पर जो ऑयल एंड गैस रिजर्व्स एक्सप्लोरेशन का कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने टर्की के साथ किया है पाकिस्तान ने, तो ऐसे में उसको लग रहा है कि अगर यहाँ पर है
और यहाँ पर मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लूँगा टर्की वाले एरिया में, तो जो मैसिव हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स हैं उसके लिए मुझे इन्वेस्टमेंट लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जिस रीजन में डिस्प्यूट होगा, जिस रीजन में पाकिस्तान खुद वीक होगा, तो उस रीजन में फिर कौन इन्वेस्टमेंट करेगा। तो ये भी रीज़न है। प्लस वो चाहता है कि अगर सरक्रीक पर उसने अपना को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो जो कराची पोर्ट का जो रास्ता है फॉर एक्सपोर्ट वो उसके लिए क्लियर होगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो टेरिटोरियल लेवरेज लेना चाहता है इकोनॉमिक नेगोशिएशन के लिए। अगर इन टेरिटरीज पर वो स्ट्रांग हो गया कि भाई हमने क्रिटिकल मिनरल रिजर्व्स ढूंढ लिए हैं, उसके लिए हम आपको इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, फिर एक्सपोर्ट करना है जो आपको कराची के पोर्ट के थ्रू या ग्वादार के थ्रू, तो वहां पर जो पाकिस्तान है उसकी मिलिट्री नेवल प्रेजेंस स्ट्रांग है। तो अगर ऐसा होगा तो बेटर नेगोशिएशन कर पाएगा, क्योंकि हर इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी को चाहिए सिक्योरिटी। मल्टीपल डिपेंडेंसीज क्रिएट कर ली हैं, जैसे चाइना, तुम्हारा सीपेक का इंफ्रास्ट्रक्चर है पाकिस्तान में, तो अगर पाकिस्तान को कुछ हुआ तो तुम्हारा भी देखो बिलियंस ऑफ डॉलर स्वाहा हो जाएगा। सऊदी, तुम्हारा देखो डिफेंस गारंटी हमारे से कनेक्टेड है, तो अगर हमें कुछ हुआ तो देखो सऊदी तुम्हें भी नुकसान है। टर्की देखो तुम्हारी एनर्जी पार्टनरशिप भी है, प्लस यू आर ऑल्सो हैविंग दिस ज्वाइंट नेवल, जैसे इनका एक प्रोजेक्ट है मिलजम कॉर्वेट प्रोजेक्ट, जिसके थ्रू ये नेवल शिप्स तैयार कर रहे हैं। टर्की और पाकिस्तान मिलकर ज्वाइंट डेवलपमेंट कर रहे हैं कराची शिपयार्ड वहीं पर ही। तो इट्स लाइक कि तुम्हारा भी देखो एसेट्स हमारे साथ अलाइंड है। तो इससे मल्टीपल डिपेंडेंसीज इसने बना ली हैं इन देशों की, जिससे लग रहा है कि अब इंडिया अगर अटैक करेगा तो हमारे पास ये सारे भी हैं हमारे तरफ से खड़े होने के लिए। एक तरीके से इंश्योरेंस की तरह है, राइट। अब इंडिया की मल्टीपल रेस्पॉन्स स्ट्रेटजी क्या होगी? देखो सबसे पहले तो जो बयान है हमारी तरफ से, हमारी मतलब फोर्सेस के चीफ के या डिफेंस मिनिस्टर के, तो ये सिग्नलिंग तो दे रहे हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ हमें हार्ड पावर स्टांसेस भी लेने पड़ेंगे, जैसे कि पोरबंदर लोकेशन पर ब्रह्मोस को स्टेशन करना और उसका वाइडली पब्लिसाइज करना कि ऐसी मिसाइल्स की मूवमेंट इस तरफ हो रही है। कई बार ये सिग्नलिंग भी ज़रूरी होती है, जिससे दूसरी तरफ से भी मतलब जो अदर पावर्स हैं वो भी फिर डीएस्केलेशन के लिए आए, बीच में इन्वॉल्व हों और पाकिस्तान को कहें कि भाई तुम अपने मिलिट्री बिल्डअप को यहाँ से हटाओ, राइट, नहीं तो वाइडर हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट। तो जैसे ब्रह्मोस कोस्टल बैटरी डिप्लॉयमेंट पोरबंदर ओखा में, ऐसी कोस्ट गार्ड ऑपरेशंस को इंक्रीज करो, होवर का मतलब जो होवर क्राफ्ट होते हैं, इंटरसेप्टर बोट्स होते हैं, प्लस P8I जो मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है उसका इस्तेमाल करो, प्लस जॉइंट कंट्रोल सेंटर यहाँ पर बनाओ, प्लस ऑपरेशन मतलब एक्सरसाइजेज यहाँ इस एरिया में करना स्टार्ट करो, सरक्रीक वाले एरिया में, जिससे कि पाकिस्तान को सिग्नलिंग जाए कि इंडियन फोर्सेज आर रेडी। ये टाइडल बर्दिंग फैसिलिटी है कि यहाँ पर जो एम्फीबियस ऑपरेशंस है उसकी कैपेबिलिटी को भी वहाँ पर दिखाना स्टार्ट कर दो। थर्ड है स्ट्रेटजिक एस्केलेशन। स्ट्रेटजिक एस्केलेशन थर्ड टियर है, उसका मतलब है कि नेवल ब्लॉकेड स्टार्ट करो, यानी कि भाई कराची का रास्ता तुम क्लियर करना चाह रहे हो, कराची को हमारी नेवी ब्लॉक कर रही है, अब बताओ तुम। तो इन दिस वे कैन वी एक्चुअली टेक ओवर एंड रिजॉल्व दिस सरक्रीक डिस्प्यूट इन दिस मैनर, क्योंकि जो रियलिस्ट थॉट है वो कहती है कि जो आपके अंडर है उसके बाद नेगोशिएशन होती है, और नेगोशिएशन में जिसके पास मेजर कंट्रोल रहता है उसके फेवर में नेगोशिएशन होने का ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? अल्टीमेटली इमीडिएट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो जो न्यू सर्ज पाकिस्तान दिखा रहा है, मतलब अभी तो वो दिखा रहा है क्योंकि जो रिसोर्सेज वो बता रहा है $8 ट्रिलियन वर्थ डॉलर के, मतलब वो हैं भी कि नहीं होंगे, वो तो जब एक्सप्लोरेशन के बाद एक्सट्रैक्शन स्टार्ट होगा, एक्सट्रैक्शन फिजिबल होगा कि नहीं होगा तब जाकर पता लगेगा। लेकिन कम से कम एक इकोनॉमिक लॉस इस समय पाकिस्तान को देखना पड़ेगा। यहाँ पर हमारी इंडियन नेवी का भी स्टेटमेंट आया है कि फर्स्ट स्ट्राइक इस बार पाकिस्तान के साथ जो भी एंगेजमेंट होगा वो इंडियन नेवी करेगी। तो ये भी क्लियर कट सिग्नलिंग है कि सरक्रीक जो है वो लोकेशन है जहाँ पर हमें नेक्स्ट एस्केलेशन देखने को मिल सकता है। तो अगर सब कुछ है आपको क्लियर, यू कैन मेंशन वाह या अल्ट्रा क्लियर इन कमेंट्स। यहाँ पर आप कनेक्ट हो सकते हैं मेरे साथ, जिससे कोई वीडियो आपकी मिस ना हो। एक्सप्लेन सरक्रीक इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, मुझे लग रहा है कि अब आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल गई होगी। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एनालिसिस में, ख्याल रखिए अपना, जय हिंद।